दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे रियल रिपोर्टर न्यूज के इस पेज पे। चाय टाइम है, चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए। कुछ एक दोस्तों मित्रों के फोन आए, मुझे लगा कि आप सबसे कुछ साझा करने की जरूरत है। अच्छा लगा, बहुत सारी बातें हैं। हाँ, दिवाकर साहनी जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही तमाम दोस्त मित्र साथी जो लोग भी हैं। चाय का टाइम है, चाय पीते पीते कुछ वार्तालाप हो सकती है, तो कुछ बेहतर वार्तालाप होगी। और मैं बताना चाहूंगा कि रुद्रपुर विधानसभा 336 देवरिया जनपद का बहुत ही पवित्र स्थल रुद्रपुर, जी हाँ, बाबा दुग्धेश्वर नाथ जी की पावन नगरी, भूत भावन बाबा दुग्धेश्वर नाथ, जिनको हम लोग नाथ बाबा कहते हैं, उसी पवित्र स्थल जो उपनगर है, तहसील है, थाना कोतवाली है रुद्रपुर। 336 विधानसभा। वर्तमान में विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता श्री जयप्रकाश निषाद जी, जो राज्य मंत्री हैं। दुग्ध व पशुधन मंत्रालय है उनके पास, मत्स्य विभाग का मंत्रालय है उनके पास। प्रदेश के बहुत ही ऊंची शख्सियत कहे जाएंगे, उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। दरअसल बहुत सारे दोस्तों मित्रों को ऐसा लग रहा है कि जो सुबह मैंने एक पोस्ट किया था, वह व्यक्तिगत संबंध आपके किसी से भी हो सकते हैं। आप समझिएगा कि संबंध होते हैं, आपके हों, हमारे हों, हर किसी के हों। चूंकि हम वहीं आसपास के रहने वाले हैं, हमारा ननिहाल है उस विधानसभा के अंतर्गत, उस विधानसभा से बहुत सारे लोगों से हम परिचित हैं, बहुत सारे लोगों से बहुत सारा लगाव है, वहां से बहुत नज़दीक हमारा गांव है, घर है, तो आना जाना ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। लोग अपने अपने चश्मे से जयप्रकाश निषाद जी को देखे हैं और जानते हैं। मैंने जिस नज़रिए से देखा, मेरा जो विजन कहता है, आज उसी को डिसीजन बनाकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि जयप्रकाश निषाद जी क्या शख्सियत हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज कोशिश भी करूंगा कि छोटी हो, शॉर्ट हो, और बड़ी बात बताने जा रहा हूं, बड़ी शानदार बात। चाय को जल्दी जल्दी समाप्त कर लेने से और आनंद बढ़ जाएगा। ठंडी करने से बेहतर है कि जल्दी समाप्त कर लिया जाए। इस मग पर जिनकी भी नजर है दोस्तों, ये प्लेटिन क्वाइन है, प्लेटिन क्वाइन का मग है। प्लेटिन क्वाइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिस पर मैं कार्य करता हूं। बहुत सारे दोस्त मित्र मेरे साथ यहां पर कार्य करते हैं। रामायण यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी लोगों का। सभी लोग कहाँ, दो ही लोग है ये हैं, तो दो ही लोगों का नमस्कार है, धन्यवाद है। और देखिए, जयप्रकाश निषाद जी एक मामले में अभी बहुत बड़ी तमाम चर्चाएं चल रही हैं, परिचर्चाएं चल रही हैं। परसों का कांड है, राम लक्ष्मण चौराहे पर उनके भतीजों को मारा पीटा गया है। उसमें 12 लोगों को मुलजिम बनाया गया है और नामजद्दी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिनमें से मुख्य अभियुक्त के तौर पर, या यूं कहें कि मुख्य आरोपी जो लोग हैं उनके तौर पर वहाँ के अमरीश शुक्ला जी और उनके भाई अवनीश शुक्ला जी, ये दोनों लोग जो है स्थानीय रहने वाले हैं राम लक्ष्मण के। और ये दोनों लोगों पर इल्ज़ाम है कि ये दोनों लोगों के देख रेख में या इनके द्वारा उनके भतीजों को पीटा गया है। आप लोगों को मैं आज अभी जो बात करने जा रहा हूँ, वो बात करने जा रहा हूँ श्री जयप्रकाश निषाद जी की छवि और उनकी सोच और उनके जो तरकीब हैं, कार्य करने की शैली है, या जो भी उनकी गुणवत्ता है, या जो उनके अंदर जो भी बैड हैबिट्स हैं, उनके बारे में बात करने जा रहा हूं। आप लोग स्वयं भी आकलन कर लीजिएगा, मेरी इन बातों का पूरी तरह से आकलन कर लीजिएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। रामायण यादव, नमस्ते भाई साहब। बेलवा वाले रामायण यादव हैं क्या भाई? अगर आप वही हैं तो अभी मैं देख नहीं सकता हूं पूरी तरह से डिटेल, लेकिन आप वो हैं तो भाई मेरे आप बहुत अच्छे मित्र हैं और हम लोग साथ पढ़े हैं मिसरौली में। और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई मेरे। तो मैं ये कहने जा रहा था कि बस ये समझ लीजिए कि जयप्रकाश निषाद जी एक ऐसी
शख्सियत हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं, इतने सीधे साधे और इतने सिंपल लॉजिक वाले व्यक्ति हैं कि उनके बारे में जो कोई भी जिस तरह की विभ्रांतियां रखता हो, जो भी देखिए, हो सकता है ये उनका अवगुण हो जाए किसी के लिए, यानी उनका सीधा होना। एक कहानी के माध्यम से छोटी सी बात बताना चाहता हूं। रामायण यादव बोल रहे हैं, यस बेलवा वाले भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन बाद मित्र जो है रूबरू हुए हैं हम लोग, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देखकर। आप थाईलैंड में थे और शायद अब आप जहाँ भी हैं, बहुत शुभकामनाएं हैं और आप स्वस्थ रहें। कोरोना काल में बहुत ज़रूरी है, केयरफुल रहें। अगर आप गांव पर हैं तो जल्द मुलाकात होगी, थाईलैंड में हैं तो थाईलैंड में थोड़ा समय लगेगा। चलिए, अभी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जयप्रकाश निषाद जी के बारे में बहुत सारे लोग, जो उनकी सीधापना है उसके ऊपर एक छोटा सा मैं कहावत कहना चाहूँगा। एक साधु हुआ करते थे, घाट के किनारे वो बैठे थे, विराजमान थे, अपने तप में लीन थे। कुछ बच्चे उनको छेड़ रहे थे, कुछ पत्थर कंकड़ मार रहे थे, उनके साथ पूरी तरह से बदतमीजी कर रहे थे। यह एक दिन का काम नहीं था, रोज का रूटीन था। एक महापुरुष को नहीं रहा गया, एक दिन बाबा से पूछ लिया, बाबा ये क्या करते हो यार, बहुत हो गया, ये बच्चे तुमको छेड़ते हैं, चिढ़ाते हैं, तुम्हारी दाढ़ी नोचते हैं, क्या मतलब है यार, तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। तो उन्होंने जो जवाब दिया, वो जवाब ये था दोस्तों कि वो अपना काम करते हैं और मैं अपना काम करता हूं। उस व्यक्ति के अंदर दया भाव था, स्नेह था, प्यार था। वो किसी को साप कैसे देता, वो किसी को मार कैसे देता, गाली कैसे देता। वह व्यक्ति, वो साधु, वो महात्मा, वो ऋषि, वो मुनि अलग तरह के थे। वो उनको हटा देते थे, दूर हटा देते थे। इस तरह की और भी कहानी आप लोगों ने देखी होगी। एक बिच्छू मारता है एक बाबा को, डंक मारता है, वो बाबा उसे बार बार रास्ते से हटाकर दूर रख देते हैं। फिर जो है वो आते हैं, उस रास्ते नहाने जाते हैं, फिर वो मारता है, फिर वो दूर रख देते हैं। कोई व्यक्ति यही पूछता है, क्यों हटाते हो बार बार यार, मार क्यों नहीं देते? वो कहते हैं कि वो अपना स्वभाव के तहत कार्य कर रहा है, मैं अपना कार्य कर रहा हूं। ये चीजें अब लागू नहीं होती। महात्मा गांधी के एक थप्पड़ वाले बात पर लोग कहते हैं कि बापू को कहते हैं कि एक थप्पड़ पे कोई मारे तो दूसरा गाल सामने कर दो। अब वो जमाना नहीं रहा। लोग एक थप्पड़ मार दे तो गला काट देने पर लोग आमादा हो जाते हैं, गाली दे देने पर गोली मार देने वाली बातें चल रही हैं। तो बहुत सारी बातें हैं यार, ऐसे नहीं होगा। जमाना बदल गया है, लोग बदल गए हैं, ऑडियंस बदल गई है। जहां पर लोग तमाम तरह के ऐसे उलझुल गाने अपने घर परिवार और शादी ब्याह में सुनने को एकदम लालायित रहते हैं कि भैया बाकी एक बेर गंगा नहिले बानी, इस तरह की चीजों को लोग जो है पसंद करने लगे हैं। तो वो आवाम, वो आबादी कैसी हो सकती है, आप लोग स्वयं जानते हैं। यहां पर मैं बताना चाहता हूं जयप्रकाश निषाद जी की सोच और उनका जो तरीका है, वो इतने सरल स्वभाव के हैं, इतने मृदुभाषी हैं, इतने अलग तरह के हैं। मैं वहां के स्थानीय सभी नेताओं को जानता हूं, ये भी इत्तेफाक देख लीजिए। जिस नेता का मैं सुबह नाम ले रहा था, समाजवादी पार्टी के अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह जी। खोखा का मतलब मेरे को लगता है कि ये जो खोखा शब्द है ना, ये बड़ा गजब किस्म का है। इसका कई अर्थ है। एक तो खोखा होता है कार्टून, एक खोखा होता है जो गोली फायर हो गई होती है, उसका जो बुलेट का खोखा पड़ा होता है, तो उसे लोग खोखा कहते हैं हम लोगों में। और उसको बहुत बार क्या होता है, कुछ जुगाड़ू लोग उसको फिर से भरते हैं। जी हाँ, खोखा को भरते हैं और फिर से फायर कर लेते हैं। हो सकता है विधायक जी फिर से दोबारा भरे जाने के लिए तैयार हो रहे हों। भरे जाने से मतलब है कि भाई भविष्य में नेता ही हैं, समाजसेवी हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्हें फिर से समाजवादी पार्टी हो सकता है भर के यूज करे, चलाए। लेकिन ये जो अभी का मामला है, माजरा है, काश कि वो पार्टी से ऊपर उठकर ये जो मार खाए लोग हैं, अगर विधायक के बेटे किसी को मारे होते तो सर पे उठा लेते तूफान, तो शायद मैं नहीं बोलता। और बोलता भी तो मैं बोलूंगा, कभी ऐसा वक्त आएगा तो बोलूंगा, या शायद नहीं बोलूंगा, बात समझिए। लेकिन यहां बोलने की बात इसलिए भी आ रही है कि अगर विधायक जी, पूर्व विधायक जी चाहते तो इन लोगों के पक्ष में बोल देते तो शायद ज्यादा मजा आ जाता। खैर, इससे भारतीय जनता पार्टी उनको अपने में शामिल नहीं कर लेती। लेकिन अब चलिए हम लोग बात कर रहे हैं मंत्री जी की, जो जयप्रकाश निषाद जी हैं। वो इतने सरल स्वभाव के हैं कि जब वो कहीं अपने लखनऊ विधानसभा से जब कभी घर लौटते हैं, और उनके घर जो एक दो लोग, 5-4 लोग ऐसे हैं जो लोग एकदम समझिए कि बड़े सीधे साधे लोग हैं, अगर उनको वहां से भगा दिया जाए तो वो लोग खाए बिना मर जाएंगे। वो लोग वहां पे रहते हैं, खाते हैं, और उन्हें सैलरी, उनके घर पे कुछ पैसे भी जाते हैं ताकि उनको एक रोजगार मिल गया है।
वह लोग वहाँ पे जो भी रहते हैं, कुछ लोग आते हैं उनको पानी पिला देना, खाना खिला देना, इस तरह के लिए गांव के लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उन लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं है, वहाँ रह के उनका भी खर्चा पानी चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, कपड़ा लत्ता खर्चा पानी घर जो भी चल रहा है। अब वहाँ पे जब वो लोग आते हैं लखनऊ से लौट के अपनी लाव लश्कर के साथ, रात को 10 बज रहा है या कोई भी टाइम हो रहा है, तो वो अपने जो मवेशी हैं उन लोगों को पुचकारते हैं, जाकर पूछते हैं, देखते हैं कि खाए हैं कि नहीं खाए हैं, धुआं हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वो गृहस्थ हैं, घर के हैं ना, एकदम गांव के हैं वो। और वहाँ पे वो कई बार ऐसा होता है ना कि अपने हाथों से वो उनके नाद में वो जो खाते हैं लोग चारा वगैरह, जो भी भैंसे हैं या जो भी मवेशी हैं, उनको अपने हाथ से चलाने लगते हैं खाने के लिए। वो चाहते तो डांट के फटकार के उन्हीं लोगों से करवाते हैं, लेकिन उन लोगों का, उनमें से कई एक ऐसे लोग हैं जो एक अलग अलग बात है यार, बहुत सारी क्वालिटी, बहुत सारी खूबियां जो दूसरों को शायद ऐब लगती हैं, वह लोगों से इतने सरल हैं वो कि उनके ही लोग जो एकदम उनके सामने बहुत औकात नहीं रखते, वो चाहे तो वो पल भर लगेगा, 1 मिनट लगेगा, उनके ऊपर मुकदमा करवा देंगे, अपने ऊपर कोई मानहानि का दावा ठोंकते हुए या कोई भी तरकीब लगा के उनको वो ठीक रास्ते पर ला देंगे। लेकिन नहीं, ये सब ध्यान नहीं देते हैं। वो सोशल मीडिया पर उनको गाली देने वाले लोग बकर 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 दिन भर गाली देते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब आप बोलोगे कि गाली देने की नौबत आती है तो गाली देने लगते हैं, ऐसा नहीं है। गाली तो मोदी जी को भी लोग देते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के लहर की वजह से वो फिर से तीसरी बार विधायक बन गए थे। अच्छा, मान लो मोदी जी की लहर की वजह से वो जीत गए। अच्छा, अब क्या हो, यानी आने वाला जो समय है, अगर मोदी जी की लहर खराब हो जाए और ये अच्छा भी काम किए रहें, तो इसका मतलब वो उस वजह से हार भी सकते हैं। तो ये तो एक अलग ही विषय हो गया ना भाई। केजरीवाल के लहर में बहुत सारे विधायक जो है वहां पे ऐसे ऐसे बाबरची टाइप के लोग विधायक बन गए। तो लहर ही तो मेन होती है ना, पार्टी का स्तंभ भी तो मेन होता है ना, पार्टी का एक लॉजिक होता है, मैनिफेस्टो होता है, ये सारी चीजें लोगों को अपने जगह पे लेके जाती हैं। ये अलग बात है, वो अपने व्यक्तिगत व्यवहार से जीत गए, पार्टी ने आखिर उन्हीं को क्यों चुना नेता, यानी अपना पिछड़े समाज का कोई उन्हें टिकट देना था तो वो उनको ही क्यों चुन लिया, किसी और को क्यों नहीं चुन लिया। शायद पार्टी के लिए उन्होंने इतना कुछ किया होगा, तो ऐसा हुआ होगा ना। अब ये कहने की बात है, मेन बात है कि अब देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस बार के आने वाले इलेक्शन में उनको भारी क्षति होने वाली है, कारण भी बताते हैं लोग। उसका मैं समझ सकता हूं, इस चीज को मैं मानने को भी तैयार हूं। बहुत बड़ी आबादी है जो झगड़ा मार करके आती है और वो चाहती है कि माननीय मंत्री जी उसकी पैरोकारी करें, पैरवी कर दें। मंत्री जी इतने सीधे हैं कि वो दूसरी पार्टी को नाखुश नहीं करना चाहते, या यूं समझिए कि वो पक्षपात नहीं करना चाहते, वो समन्वय बनाना चाहते हैं। तो दोनों को ज्यादा से ज्यादा मौका देते हैं कि आप लोग सुलह कर लो यार, समझौते कर लो यार। अब आप लोग बोल सकते हो कि नहीं, न्याय के साथ चलना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, बहुत कठिन नहीं है ये। एक विधानसभा का विधायक, मान लो 2 भाई हैं, दोनों लोगों ने उनको वोट दिया और दोनों मार कर बैठे, क्या करेंगे वो? दोनों लोग उनके अपने हैं, दोनों लोगों में दुविधा में नहीं पड़ जाएगा आदमी किसकी पैरोकारी करे, पैरवी करे और किसका विरोध करे? दोनों लोग तो उनके अपने हैं, तो वो तो यही चाहेंगे ना कि यार क्या कर रहे हो ये लोग, आप लोग समझौता कर लो, आपस में समझ बूझ लो, सुलह कर लो भाई। ऐसा ना करो कोर्ट में जाओगे, पैसे खर्च होंगे, पुलिस में जाओगे, पुलिस वाले आपको टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे, एक परिवार भागेगा, एक परिवार छुपेगा। ये क्या तरीका है? अब ये एक किसी के पक्ष से मान लीजिए कि ये अपना वाली कर दें, यानी अपने पावर का दुरुपयोग कर दें, तो दूसरा पक्ष क्या कहेगा? दूसरे पक्ष में बच्चे नहीं है क्या? हो सकता है दूसरा ही पक्ष पीड़ित हो, पहला वाला पक्ष जो पैरोकारी करवा रहा है वही जो है खतरनाक हो। तो वो कोशिश करते हैं कि दोनों लोग, ऐसे लोग जो लोग भी बर विवाद कर रहे हैं, वो पहले तो विवाद न करें। बड़े सिंपल तरीके से बोलते हैं, डांटने फटकारने का तरीका भी अलग है। वो न्यायाधीश नहीं है ना कि न्याय सुनाएंगे, वो बोलते हैं अरे क्या कर रहे हो तुम लोग भाई, अरे झूठो तुहलन जो है लड़े ललोन, खाली ये सब तुहलन कर इथी बाटे बेवकूफ़ी कर ललोन हैं, बताओ, देख लो, समझ लो, बुझ लो बेटे। अब ये बताइए इसमें उनका दोष क्या है? ये उनका अपना तरीका है, यही तहजीब है उनका। उनके अंदर से गाली और उनके अंदर से भयंकर संवाद और तमाम चीजें नहीं निकल पाएंगी, तो क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोग इसी बात से नाराज हो जाते हैं कि वो दारू पीकर पकड़े गए हैं तो क्यों नहीं मंत्री जी उनको छुड़ाए। बहुत सारे लोग इस बात से उनसे नाखुश रहते हैं कि वो कोई गलत कांड कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कोई जमीन हड़प रहे हैं, तो मंत्री जी उसमें क्यों नहीं उनकी पैरवी कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको वो जमीन दिलवा दे रहे हैं, भले वो इलीगल है।
ऐसा कैसे होगा? एक शासन सत्ता पे बैठा हुआ, एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह के कारनामे करने लगा तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं वो फंसेगा, अजुराएगा। उसके ऊपर भी कुछ लोग हैं, हो सकता है वो लोग सामने आएंगे और फिर इस आदमी को बेदखल कर देंगे इसके पदों से और इसकी जिम्मेदारियों से। तो ये आदमी अपने आप को सेफ और सुरक्षित जोन में रखते हुए अपना कार्य करते हैं। आप लोग एक बात बताइए, आप लोग स्वयं सोचिए कि इसमें उनका दोष क्या है? यह उनका तरीका है, आपका अपना तरीका है। आप जो लोग क्रिमिनल हैं, जो लोग खतरनाक हैं, या जो लोग जिनको न्याय नहीं दिलवा पाए हैं, वो मान लीजिए वो सही हो, कोई ऐसे भी पीड़ित परिवार हो जिनको न्याय न दिलवा पाए होंगे, तो ठीक है ना भैया। आप लोगों का हम दर्द समझ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आने वाले इलेक्शन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनको इस बार हम वोट नहीं करेंगे, इस बार इनको हम हरा देंगे, इनका औकात ठिकाने आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ऐसे बहुत से दुखी लोगों को मैं भी जानता हूं जो लोग उनसे नाखुश हैं। हो सकता है आने वाले इलेक्शन में इस बार मंत्री जी का बहुत भारी नुकसान हो, वोटों का नुकसान हो, लेकिन इस बात के वजह से अब ये बताइए इससे बेहतर वो कौन हो? वही ना होंगे जिम्मेदार, वो खुद ही इसका आकलन करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे कि मेरी किस खामियों की वजह से लोगों ने मुझे नकार दिया। ये तो चुना हुआ पद है, चुनाव है, इसमें तो अपना जीत हो सकता है और हार भी हो सकता है। हम जैसा कार्य करेंगे वैसा हमारे साथ आने वाले समय में तय कर देगी जनता। तो जनता मेन है, महान है, सबसे बलवान है, जनता ही सब कुछ है। नेताओं की तो आका है। मैं तो यही कहता हूं, नेताओं के लिए स्पेशल एक एपिसोड बनाने वाला हूं कि भैया नेता जो लोग हैं, आज बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लोग जानते हैं वोट की ताकत क्या है। वोट की ताकत अमीरों की ज्यादा है या गरीबों की ज्यादा है? वोट की संख्या किसकी ज्यादा है? तो उस संख्या वाली लॉबी को लोग खुश करने में लगे हैं, जो बड़ी आबादी वाले हैं, और जो लोग कम आबादी वाले हैं उनको लोग भूल जा रहे हैं। उनको लोग भाई कोई बात नहीं, इनका वोट नहीं मिलेगा, चलेगा। तो इसी के तहत बहुत सारे लोग देखिए अल्पसंख्यक वर्ग का वोट ज्यादा है सोच के मुस्लिम समाज की राजनीति करने लगते हैं। कुछ लोग पिछड़ों का वोट ज्यादा है ये सोच के विधानसभा ढूंढते हैं कि कहां पे पिछड़ों का वोट ज्यादा है, वहां से हम चुनाव लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे। हमारी समाज, हमारी बिरादरी का वोट कहां से ज्यादा है, बाहुल्यता कहां है, वहां से हम वोट लड़ेंगे। ऐसे तमाम आंकड़े बिठाए जाते हैं। पार्टियां भी आंकड़े बिठाती हैं, एक ही पार्टी नहीं बिठाती है, हर पार्टी बिठाती है। तो ये जो समीकरण बिठाने का कार्य होता है और ये समीकरण के तहत वोट टिकट देने का कार्य होता है, ये सब लॉजिक आज के नहीं है। ये सब पैंतरे बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं, हर पार्टियां करती हैं, हर आला कमान के पास ऐसे फील्ड और ऐसे टूल किट्स हैं। वो सब लोग अपना काम, अपना सेटिंग बनाते रहते हैं। अब आप लोग ये समझ लीजिए कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पारिवारिक व्यक्ति हैं। वो आते हैं, अपने मौका मिलता है तो जनता के सारे समस्याओं को सुनते हैं। महिलाएं आती हैं पूरे विधानसभा से, रोते बिलखते बतियाती हैं। उन लोगों के लिए वो पैरवी करते हैं, बात करते हैं, साइन करते हैं, उनके फॉर्म को लिखवाते हैं, भिजवाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों को अपना कुर्ता घर में से मंगवा कर उसमें से बटुआ निकालते हैं और उनको किराया देते हैं। यार गजब के अले, उन लोगों को किराया देते हुए देखा गया है। किराया देते हैं, कहाँ से आइल बाड़ू, सको जाने बाड़ू, हैलो धर जौन बाटे जा और चलो हम आवतानी जौन बाटे काम हो जाए। इस तरह का एजुकेटेड हैं, सब कुछ हैं, सब कुछ, लेकिन सामान्य जीवन जीते हैं। बहुत भौकाल नहीं है, बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं है, बहुत ही शानदार और गर्वान्वित करने वाला जीवन जो है जिए हैं और जीते हैं। उनके अंदर ये उनकी सरलता है, उनकी सौम्यता है कि उसको लोग जो है कई बार उनका दुर्गुण समझ लेते हैं। मैं ऐसे नेताओं को भी जानता हूं जिनके बारे में लिखना और जिनके बारे में गलत बोलना तो दूर, उनके घर परिवार के लोगों को मारना पीटना दूर, उनके बारे में कोई चुगली कर दीजिए आप कहीं पे, फिर देखिए आप 2 दिन बाद कहां रहेंगे। कई बार ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके नाम की तूती बोलती है, उन लोगों का अच्छा खासा हिस्ट्री सीट है और उन लोगों से कोई नहीं अजुराता है। इनके पीछे मैं देखता हूं कि कोई भी पड़ जाता है और इनको कोई कुछ भी बोल देता है और ये सबको माफ कर देते हैं। ये बहुत बड़ी, मेरे हिसाब से देखो, ये सर्वे है, इनके अंदर की ये गुणवत्ता है कि अवगुण है, ये आप लोग तय कर लो और मैंने अपने लेवल पे तय किया। ये लोग इनको कुछ भी सुनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, इनकी बुराई करते हैं, इनको गाली देते हैं और ये उन लोगों का ध्यान, जैसे गाली पे ध्यान नहीं कि गाली दिया है तो हम मारेंगे। मैं ऐसे नेताओं को भी जानता हूं, या आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा
कि जो लोग सोचते हैं कि जनता, जैसे जो आबादी हमको वोट नहीं दी है, जो वार्ड से हमको वोट नहीं मिला है, उस वार्ड के लोगों को, कुछ लोगों को परेशान करो, पुलिस से परेशान करवाओ, पिटवा दो कहीं पे गुंडों से, तो वो भाग के फिर हमारे पास आएंगे, फिर हम उनको मदद करेंगे, फिर मदद के नाम पे उनको अपने ओर कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे तमाम तरह के षड्यंत्र बनाते रहते हैं नेतागण। नेताओं की भैया ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। लोग ने जो कहावत कहा ये सही कहा है, लेकिन यहाँ का आलम कुछ अलग है। ये लोग माइंड नहीं करते। मतलब इनके एक सुपुत्र हैं श्री विश्वविजय निषाद, दोनों लोग उसी पिता के एकदम सीधे नक्शे कदम पे, मतलब एकदम से वही स्वभाव, सेम आवाज, सेम कदकाठी, जो कुछ भी है। तो इन लोगों को मैं देखा हूं, मुझे लगता है कि ये जो स्वभाव के लोग हैं ना, मतलब अधिकारियों से भी इन लोगों की जैसे ऐसी नहीं है कि अधिकारी इनको बोलेगा कि यार हमको बहुत टॉर्चर करते हैं मंत्री जी, बहुत सताते हैं। क्या करें यार, अधिकारियों को गाली दें, मारें, तो फिर ये बड़े कहलाएंगे, जैसे बहुत सारे नेता करते हैं। अधिकारियों पे धौंस जमाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं उनको और उनको सस्पेंड करवाते हैं, तो वो लोग सुनते हैं। ये भी सही है। देखो इसी चक्कर, इसी वजह से बहुत सारे लोग इनसे कट भी रहे हैं, मंत्री जी से कट रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग कट रहे हैं। और कट रहे हैं तो अब क्या करेगा कोई, मैं उनको नहीं समझाने जा सकता। मैं अपनी बात एज अ रिपोर्टर मैंने अपनी पक्ष रखा। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम बकवास कर रहे हो भाई, तुम गलत बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं तो बदल जाऊंगा या नहीं बदलूंगा, ये मेरी अपनी लॉजिक है। अच्छा मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप लोग जो कर रहे हो, यानी क्राइम कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो वो आप लोग नहीं छोड़ोगे। मतलब मैं छोड़ दूं अपना काम, अरे भैया क्यों नहीं समझते हो, मैं छोड़ दूंगा रिपोर्टिंग या रिपोर्टर बनना, तो दूसरे लोग आएंगे भाई। सरदार भगत सिंह जब आजादी के मैदान में, आजादी की लड़ाई के मैदान में क्रांतिकारी के रूप में दस्तक दिए, तो वो ये नहीं सोचे कि अंग्रेज बुरा मान जाएंगे, वो ये नहीं सोचे कि मेरा देश मुझे क्या कहेगा। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारी मिसाल हैं ऐसे। महात्मा गांधी जब चले थे इस राह पर, तो उन्होंने ये नहीं सोचा था तुरंत पहले ही दिन कि यार मुझे लास्टवा में कोई गोली मार देगा। तो क्या करें उसके लिए, हम अपनी जुबान बंद कर लें, हम मान लो ये सब छोड़ के सन्यास, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मैं तो गाना गाता हूं, गाना लिखता हूं, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करता हूं, करवाता हूं, बहुत अच्छा खासा मैं ठीक है जीवन शैली जीता हूं, आप मार देना मुझे। मेरी जुबान है ना यार, ये दिमाग है, ये काम करता है, ये बोलता है, इसको बंद करना पड़ेगा। स्विच ऑफ बटन मुझे नहीं मालूम कहाँ है, आप लोग बंद कर लो। आप लोग बंद कर लोगे तो फिर क्या कोई और अजय साहनी ना आवे, कोई विजय साहनी आएगा, कोई रघु यादव आएगा, कोई देवेंद्र पांडे आएगा, कोई ना कोई आएगा जो बोलेगा, जो ललकारेगा, जो बोलेगा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम रॉन्ग हो, तुमने करप्शन किया है, तुमने मर्डर किया है, तुमने किसी को पीटा है, दौड़ा दौड़ा के मारा है, तुम गलत हो। किसको किसको रोकोगे? अखबार के सारे पन्नों को उठा के देख लो आप लोग, हर अखबार में तो यही बात छपी है जो मैं बोल रहा हूं। अब सारे अखबार को बंद करवा दोगे क्या? सारे रिपोर्टरों को मार दोगे आप लोग? कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर रिपोर्टिंग या ये सारी चीजें जो जिनके अंदर दमखम जो होता है, जिस लेवल का होता है, कुछ लोग लिख कर व्यक्त करते हैं सोशल मीडिया पर, कुछ लोग बोल के व्यक्त करते हैं। अजय साहनी स्टार का ये रियल रिपोर्टर न्यूज का मंच है, यहां पर हम अपनी बात अपने तरीके से कहते हैं। अब ये लीजिए महाशय विजय साहनी, मेरे मित्र हैं, मंत्री की औकात ही नहीं, पुलिस प्रशासन को बोल दें सिर्फ कुर्सी की लालच है, योगी से डर है। विजय साहनी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। 32 दांतों के बीच में एक जीव की तरह रहते हैं मंत्री जी, उन्हें डर है योगी से और उनके सिस्टम से। और उन्हें ही क्यों डर है मैं बता दूं आपको, कोई भी उत्तर प्रदेश का विधायक योगी के सामने क्या है, मुख्यमंत्री के सामने क्या है, कुछ नहीं बोल पाता है कोई, सिस्टम में रहना पड़ता है। जब उस पद पे कोई जाएगा तो समझ में आएगा। आप एक नाम गिना देना चाहता हूं, डॉक्टर संजय निषाद जी, निषाद पार्टी, दक्काक नेता निषादों के। लेकिन आप सोच कर देख लीजिए कि आखिर उन्हें भी तो समझौता करना पड़ गया भाई मेरे, टिकट दिलवाने के लिए अपने बच्चे को। समाजवादी पार्टी से पहले समझौता कर लिए, मान लीजिए उनसे टिकट लिए तो विधायक बनवा दिए, बहुत बड़ा इतिहास रचा उन्होंने, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अपने बेटे को योगी आदित्यनाथ की सीट से जो है विधायक बनाना, सांसद बनाना, सॉरी, बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो ये सारी चीजें उन्होंने मतलब अचीव किया। लेकिन सेकंड टाइम देखिए उनका, आखिर उन्हें सांसद बनाना था तो गोरखपुर सदर न सही,
फिर उन्होंने चेंज करके पार्टी भी बदल दिया और सीट भी बदल दिया और वहां से जो है फिर से सांसद बना दिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोग होते हैं कि उन्हें हर हाल में अपनी मंजिल, अपना मकसद चाहिए और वो ले लेते हैं। तो क्या मोदी से या योगी जी से वो दुश्मनी करके नहीं ना ये चीज को किए होंगे? वो तो साठ गांठ बिठा के ही किए होंगे, उनसे कुछ तर्क दिए होंगे या अखिलेश यादव जी से तर्क देकर ही वो मतलब हासिल किए होंगे टिकट। तो ऐसे ही होता है, जब आप किसी पार्टी के अधीन कार्य करोगे या रहोगे, तो पहले तो पार्टी में नहीं रहोगे तो आपको पद नहीं मिलेगा। पद पाना है, अब आज के तारीख में आप ऐसे समझो, विजय जी या सब लोग समझो, विश्व विजय निषाद या जयप्रकाश निषाद जी मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके पिताजी वहां पर, तो उनसे 10 लोगों का नुकसान अगर हुआ होगा तो मुझे लगता है 20 लोग ऐसे भी होंगे जिनको फायदा भी हुआ होगा। भाई ऐसे भी लोग होंगे जिनका कोई ना कोई फायदा हुआ होगा। मैं इन सब विषयों पे मेरा आप और भी पोस्ट उठा के देख लीजिए। मैं योगी मोदी का फेवर करने वाला या अखिलेश जी की एकदम पैरोकारी करने वाला कोई काम नहीं कर रहा हूं, और मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। मेरा अपना लॉजिक है, अपना सिस्टम है, और ये सिस्टम पे मैं कार्य कर रहा हूं और करूंगा। लोगों को मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये जो वो व्यक्ति हैं वो बड़े सौम्य हैं, बड़े अलग तरह के हैं। हाँ, वो डरते हैं। आपने जो कहा बिल्कुल सही है, यही है, आप बहुत अच्छी बात बोले भाई। वो डरते होंगे, वो जो है लोगों से, बहुत सारे लोगों से बैर नहीं लेना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को नाखुश नहीं करना चाहते हैं। वो शायद सुलह कराना चाहते हैं, समझौता कराना चाहते हैं, बात को खत्म कर देना चाहते हैं कि भैया तुम लोग विवाद में मत उलझो, इसमें मत पचड़े में पड़ो, उसमें मत पचड़े में पड़ो। मैं तो ये खुल के कहता हूं कि भाई उनको तो बताना चाहिए, बहुत सारे अपने जो भी ऐसे ही लाइव आकर बहुत सारे अपने जो कार्य हैं उनको गिनाना चाहिए, बताना चाहिए। सोशल मीडिया पे बताते होंगे लोग, मैं फॉलो नहीं करता हूं तो मैं जान नहीं पाता हूं, मैं देख नहीं पाता हूं। मैं ये मैटर जो आया इस पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विनोद निषाद को और ब्रजेश निषाद को, इन लोगों को भी मैं देखा हूं, जानता हूं। ये लोग मतलब मारपीट वाला लॉजिक समझ में नहीं आया, क्योंकि जिनसे उन लोगों ने मारपीट किया है ना, उनकी क्षमता नहीं है विनोद की और ब्रजेश की कि उन लोगों से मतलब मारपीट करें। वो मतलब मारपीट इत्तेफाक, लक, बाई चांस, पता नहीं किस विषय पे बात उठी और विवाद में बदल गई। ठीक है, ये तो होता रहेगा, होता रहा है। विवाद किससे नहीं हो जाता है, हर किसी से होता है। हर जगह, हर मोड़ पे खतरा है। जब आप घर से निकलते हैं तो आप एकदम संगीनों पर हैं। आपसे न जाने कौन कौन से घड़ी में कौन सा इत्तेफाक बन जाए, कौन आपसे अझुरा जाए। बस जो भी है घट जाएगी घटनाएं। आपको सजग रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा, चौकस रहना होगा। यूपी में ओम प्रकाश राजभर जी तो ओपन बोलते हैं, अच्छा, मोदी योगी के खिलाफ। ओके, तो ओम प्रकाश राजभर जी ओपन बोलते थे या बोलते हैं। पहले तो वो उनके मंत्री थे, है ना, सिंगर ओपी राज जी, पहले वो मंत्री थे उन्हीं के यहाँ। लेकिन जब बोलना शुरू किए ओपन, तो फिर वो वहां से बाइकआउट कर दिए गए। तो ओपन बोलने वाले को पद से हटा ना दिया जाएगा भाई मेरे। तो पद से हटाने वाला, संघर्ष करने वाला जज्बा आप में, हम में आ जाना चाहिए। हम और आप क्या कर रहे हैं? हम लोग खाली बस अपने जो नेता हैं उनको गरियाने के लिए नहीं ना बैठे हैं, या उनको उकसाने के लिए। अरे भाई ऐसा भी सोचिए कि वो लोग बुढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए। ओम प्रकाश राजभर बहुत जज्बे वाले नेता हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, ओम प्रकाश राजभर जी निसंदेह बड़े नेता हैं। उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने कहा नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने लोगों के साथ रहूंगा, अपने लोगों के पक्ष में कार्य करूंगा। तो ये होना चाहिए। और नेताओं में ऐसी अगर स्वार्थ परकता से ऊपर उठ जाएंगे लोग, यानी अगर लोग ललकारने शुरू कर देंगे, अपने लोगों के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, और किसी ना किसी को चुनना पड़ेगा। यहां पर वो चूंकि गाइडलाइन में है, भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति की नहीं है ना भाई मेरे, किसी एक वर्ग का नहीं है। वहां पे ठाकुर, ब्राह्मण, पंडित जी, यादव जी, निषाद जी, हर कोई, यहां तक कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी हैं, राजभर भी उसमें, तमाम लोग हैं। अब देखो, मैं एक बात इस पे बोलना जरूरी समझ गया यार भाई, कुछ भी हो, ये पार्टियां, ये लोग, ये सारे लोग, ये 85 और 15 का आंकड़ा गजब की बात है ना। जो लोग 85% वाले लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग 17 पिछड़ी जातियों के लिए लड़ाई लड़ने की बात कहते हैं और लड़ते हैं, तो आप सोच लो कि 85% की आबादी वाली अगर ये पिछड़ी जातियां आती हैं, ये सारे लोग आते हैं पिछड़े या SC ST OBC जो कोई भी, और 15% में बड़े लोग आते हैं। तो ये जो 85% के लिए जो नेता लड़ते हैं लोग,
दुर्भाग्य देखो उनका कितना बड़ा है। क्या ये 15% से सरकारें बनी है क्या? उस 15% में 5% हो सकता है कांग्रेस और आप पार्टी लेके चले जाएं। बड़ी जो अच्छी पार्टियां ऐसी हैं जो लोग लेके चली जाएं। अब सोचो 10% में सरकार बन रही है क्या यूपी में या देश में? ये 10% की आबादी नहीं बना रही है। इसका मतलब होता है कि ये जो 85% है उसमें से 75% एकदम उन्हीं के फेवर में पड़ गए भाई। 50% उनके हो गए। किसके? वही 15% वाली पार्टियों के, बड़ी पार्टियों के। भाजपा को आखिर हम सबने वोट दिया ना, बहुत सारे लोगों ने। हम सबने से मतलब मेरे को मत गिनो आप, मैं किसको वोट देता हूं कि नहीं देता हूं ये तो मैं बताऊंगा कभी आप लोगों को। तो मेरा हालत ही अलग है। मैं और लोगों की बात कर रहा हूं कि ये जो होता है 85% वाला जो आबादी है वो 50% से ज्यादा ही यहां आ गई ना भाई। तब ये 15% और 50% मिलके 65% हो गए। बाकी अब सपा बसपा ये सारे लोग थोड़ा थोड़ा कौरा पाकर इधर उधर तितिर बितिर होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों में ये जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना है। अगर आप परसेंटेज और ये छोटकी बड़की आबादी के तौर पे देश चलाने का सोचोगे तो यहां भी एक बात बोलने की बात आ गई, बहुत मजेदार बात आ गई। जानते हो हम लोग क्यों फेल हो जाते हैं? एक छोटा सा लाइन कहीं पे मैं पढ़ रहा था, उस लाइन में लिखा गया था कि सरदार भगत सिंह मरने के पहले अपनी मां से बोले मैं फिर लौट के आऊंगा मां। वो बोली तुम्हें मैं पहचानूंगी कैसे? तो वो बोले सरदार भगत सिंह जी की जो देश की बात करेगा, जो देश के लिए लड़ेगा, समझ लेना वही मैं हूं। अब यहां पे छोटा सा एक लॉजिक समझने वाला है दोस्तों। लॉजिक ये है कि हम और आप देश लेवल की यानी बड़े लेवल की बात नहीं बोलते, सोचते भी नहीं है। हम लोग आपस में छोटे छोटे लेवल पे काम करते हैं। हम लोग स्वार्थपरक हैं, हम लोग अपना देखते हैं। जैसे आपने कहा जयप्रकाश निषाद जी अपनी कुर्सी को देख रहे हैं, अपनी बड़ी आबादी को नहीं देख पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं मेरी कुर्सी न जाए, मेरा पद न जाए, वो बना रहे, या पार्टी के गाइडलाइन में मैं रहूं, पार्टी मुझे निकाल न दे ओम प्रकाश राजभर की तरह। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लोग यही सोचते हैं पार्टी के गाइडलाइन में बने रहना है। यहां पर देश का बड़ा बात कौन बोल रहा है? छुट भैया तुच्चा एक ठो जो है लाल गमछा बांध के या गेरुआ वो कौन सा है यार, भगवा टाइप का कुछ पहन के वो बोल रहा है भारत माता की जय। भगवान श्री राम का पेटेंट करवा लिया इन लोगों ने, यानी जो श्री राम बोलेगा वो हिंदू है असली वाला। अब बाकी लोग बेकार हैं, बाकी लोग चूतिए हैं। ठीक है, आप हिंदू हो लेकिन श्री राम की जय नहीं बोलोगे तो आप चूतिए हो, भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो फिर आप गलत हो। अरे यार भाई बस हो गया, पेटेंट बन गया। जय श्री राम यानी बड़े देशभक्त, भारत माता की जय असली वाले देशभक्त। अब ये गलत है ना भाई। आप सोच के देखो, हम लोग जो है, अच्छा वो गलत नहीं है, वो सही है, हम गलत हैं मैं बोल रहा हूं। वो सही इसलिए हैं कि वो भारत माता की जय बोल के हम ही में से 50 से 60% लोगों को अपना बना ले रहे हैं, क्योंकि हम ही में से ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं भाई। वो क्रांतिकारी जो लोग बचपन से वो कहानियां सुन के बड़े हुए हैं, लाला लाजपत राय ऐसा करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ऐसा करते थे, देश के लिए उन्होंने ये खो दिया वो खो दिया। दुनिया भर के अच्छी कहानियां हैं, ये सत्य कहानियां हैं, निसंदेह उन लोगों ने खोया है। लेकिन वो लोग उसी आधार पे खोए, देश की ख्वाहिश थी ना एक ओपन, एक शानदार आजाद देश की। तो ये लोग भी वही कर रहे हैं। ये जो 15% की आबादी में से बहुत सारे ऐसे भगवाधारी हैं, बहुत सारे ऐसे गिरुआधारी हैं, बहुत सारे चंदनधारी और जनेऊधारी और तमाम लोग ऐसे हैं जो लोग बड़ी बात करते हैं, टारगेट बड़ा देते हैं, टास्क बड़ा देते हैं, बोलते हैं देश हमारा निर्मित होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो जब देश की बात कर और जान रहे हैं कि ये देश बड़ा हो जाएगा, हम ही इस पे शासन करेंगे, यानी वो नहीं कहेंगे कि हम वर्ण बदल दो, वर्ण को उल्टा करो। कोई करेगा क्या? वर्ण व्यवस्था, शूद्र को बोलो कि ऐसा है तुम देश चलाओ। अच्छा एक बात यहां पे और प्रॉब्लम आती है यार, शूद्र देश चलाओ, अगर कोई बोल भी दिया तो चलाएगा ही नहीं। आपने कभी सुना है कभी कोई चमार जो है दौड़ा दौड़ा के किसी को चौराहे पे चाकू मारा, 4 लोगों को दौड़ा के मारा? नहीं सुनेंगे आप। चमार समझदार है, वो जान रहा है कि मैं दौड़ा के मारने के लिए नहीं हूं, मैं खुदे मारा जाऊंगा। वो समझदार है और वो अपना कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? वो जान रहा है कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कलम से मारूंगा।
वो एसडीएम बन के पहुंच जा रहा है तहसील पे। लो भैया बड़का भाऊ साहब आए, प्रणाम नमस्ते सरकार जी, दुहाई सरकार का हमारा कमवा कर दीजिए, हमारा फैलवा सरकार दीजिए, सर हाकिम ले लीजिए, रुपये दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब वो देखिए अभी बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, आप पुलिस वालों को देखिए, अधिक से अधिक पुलिस वाले वहां पहुंच गए थाने में। मतलब ये कहना चाहता हूं मैं कि वो जान रहे हैं कि उनको मार नहीं करना है, मार करके नहीं जीतेंगे, मार करके फंस जाएंगे, मारे जाएंगे। तो मार नहीं करना है, क्या करना है, चमत्कार करना है। वो अच्छा खासा सिस्टम लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा चुपचाप हाथ जोड़ के, अरे भैया गलती हो गई भैया, माफी मांग ले रहे हैं, गलती होने पे माफी मांग ले रहे हैं, समझदार हैं आप। और हम क्या कर रहे हैं, तौआ आ जाते हैं, भाग फलाना यादव हमके मरना है उनके मुंह आई, फलाना बाबू साहब हमके कटना है उनके हम दागब। ए ससुरे कहाँ दागोगे बे, कहाँ दाग पाओगे, जाओगे जेल, घर भर बर्बाद, खेत बाड़ी जो थोड़ा बहुत है सब बिकाओ का किनारे, नहीं चलेगा। अब इसी में से कुछ नेता हम लोग के अगर थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, सबल हो गए हैं, तो उन लोगों के पीछे अब कुछ लोग अगर पढ़ रहे हैं तो उनको अब सहारा देने के बजाय अब हम ही लोग उनकी बखिया उधेड़ें। हम लोग बोले हैं कि अब जयप्रकाश जी हाई कैला हाँ, हाउ कैला हाँ, जयप्रकाश जी भी अपने स्वार्थ में पड़ल हाँ, अरे दादा हम अपन कुर्सी कैसो बचाई, हाँ हम कुछ बोली नहीं। थोड़े दिन में ये नेता सुलह कर लेंगे, लोग नेता सुलह करते हैं, समझौता करते हैं, विवादों का हर हाल में करते हैं। आप लोग सुनिएगा थोड़े दिन बाद ये विवाद भी सुलह हो जाएगा, अजय साहनी दोषी हो जाएगा, हमेशा के लिए दुश्मनी ले लेगा। इसी चक्कर में बहुत सारे लोग जयप्रकाश जी को छोड़ दिए हैं, बहुत सारे लोग उनके अपने उनसे गैर हो गए हैं। मतलब वो जान रहे हैं लोग कि वो दुश्मन फ्रंट पे अगर आएंगे तो वो दुश्मन बन जाएंगे सामने वाले का, सामने वाली पार्टी का, और ये लोग बाद में सुलह कर लेंगे। ऐसे हालात हो गए हैं। ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं है, ऐसा बहुत से नेताओं के साथ तो भैया खास करके, नेताओं के लिए किसी से मत लड़ना, हाथ जोड़ रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं, ये चीज मैं करके देखा हूं, बाप रे बाप। नेता एक हो जाएंगे भाई, साथ में दावत करेंगे, पार्टी करेंगे, टिकट बंटवारा करेंगे, समझौता करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, आपस में चीयर्स करेंगे। आप गए काम से, आपको वो हमेशा याद रखेगा जिससे आप लड़े हैं किसी के लिए, आपको जैसे मौका मिलेगा वैसे उलाट देगा। तो आप भैया किसी नेता के लिए लड़ने का काम मत करिएगा। और आप हमको बोल सकते हैं कि आप भी तो लड़ रहे हो किसी नेता के तरफ से, ना 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 ना, गलत हैं आप। अजय साहनी स्टार अपने रियल रिपोर्टर न्यूज पर डिबेट कर रहा है और तर्क कर रहा है, आपको मैसेज दे रहा है, आपको सद्बुद्धि दे रहा है, आप संभल जाओ। उदाहरण दे तो दिया, चमार भी गरियाएगा मुझे, कोई लड़का देखेगा ना 100 गाड़ी मुझे देगा, कोई बात नहीं भाई, मैं तो उसकी तारीफ कर रहा हूं कि वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करके आईएएस, डीएम, कलेक्टर, एसपी, कप्तान बन रहा है। और हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यादव, कुर्मी, निषाद, ये सब लड़ भिड़ के इसी में खत्म होते जा रहे हैं। 85 वाले जो आंकड़े वाले हैं उसमें से छटनी होके सब चले जा रहे हैं, 15 वाले में ज्यादा सटासट सट जा रहे हैं। राम मंदिर बनवा रहे हैं, लॉकडाउन में मंदिर चालू है, काम मालूम है कि नहीं मालूम है, राम मंदिर निर्माण काम चालू है, होना भी चाहिए, कोर्ट ने आदेश दे दिया, स्वागत है, बहुत अच्छी बात है, बनना ही चाहिए। काम मान लीजिए चालू है, कुछ मजदूर वहां खप रहे हैं बेचारे, खा पी रहे हैं, काम चल रहा है, तो होना ही चाहिए। 5 लोग से कम हो जाइए, 0 हो जाइए, बंद करते हैं लाइव को, क्योंकि लंबा हो गया और आप लोग देख रहे हैं तो इसलिए मैं बोले भी जा रहा हूं। तो ठीक है, कोई नहीं, जयप्रकाश निषाद जी कल को हो सकता है अपना ये सारा जो भी है अपने स्वभाव के अनुसार इस खेल को खत्म कर दें, क्योंकि वो बहुत अलग तरह के हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो लोगों को क्षमा करना जानते हैं, वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और उनके सुपुत्र श्री विश्वविजय निषाद वो भी बहुत सुलझे हुए हैं। वह लोग इतने सुलझे हुए हैं कि हर हाल में मैं कहता हूं ना कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरह के विवाद में पड़ा जाए, किसी को परेशानी हो, एक पक्ष का हेल्प कर दिया जाए, दूसरा पक्ष उनके ऊपर नाराज हो जाए। इस चक्कर में कई बार नुकसान होता है, दोनों पक्ष उनका अपना नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों की मदद नहीं हो पाई तो बेहतर था एक की मदद करके उसे अपना बना लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए दोनों चले गए। खैर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी अभी तक बने हुए थे। ईश्वर साहनी मेरे साले हैं, बहुत अच्छा लगा, ये भी सुन रहे हैं, खाली टाइम था। ईश्वर पढ़ाई वढ़ाई करो यार, तुम तो क्या मैं बोलूँ, नहीं चलो पढ़ाई तो, हाँ पढ़ाई तो कर चुके हो ना, चलो ठीक है, कुछ काम वाम अच्छे से शुरू करो, हाँ इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर दिए हो मेरे साथ। चलिए रामायण भाई आपसे जल्द बात होगी, अपना नंबर संभव हो तो ठीक है, मेरे इस पेज में मेरा नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, मैसेज डाल दीजिएगा।
नमस्ते, फिर से हाजिर होऊंगा अपने पेज पर। फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और जय जयकार जारी रहेगी। और चैनल पे हैं यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।